इसमें ये 10 to 75 ग्लाइकोलिक एसिड पील की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 to 75% तक वो कॉन्सेंट्रेशन है जो कि स्टेबल होती है। इससे ज्यादा नहीं बन सकती, लेकिन कभी भी आप 75% को ट्राई नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था कि फेस के ऊपर जो नंबर है वो याद रखिए, 0 to 30, और बॉडी पे 30 to 70। ठीक है, 75% यहाँ पे इसलिए शो करा गया कि मैक्सिमम स्टेबल कॉन्सेंट्रेशन 75% होती है। ठीक है, सबसे पहले इसकी इंडिकेशन देख लेते हैं। इट इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग फाइन लाइंस। फाइन लाइंस फाइन लाइंस आपको ये पहली तस्वीर में नजर आ रही हैं। एक होते हैं रिंकल्स, रिंकल्स होते हैं कोर्स लाइंस, और फाइन लाइंस वो होती हैं कि जब आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे अपने फेस की, तभी जो है वो दिख रही होती हैं। जैसे अगर आप रात को सोए हो तभी आपके चेहरे पे फाइन लाइंस जो है वो दिख रही हैं। जैसे एक खातून है, इसकी आंखों के नीचे आप लोगों ने अपने भी देखा होगा इसी तरह से, ये आउटर कॉर्नर आई के बाहर ये ये तकरीबन सबके ही एग्जिस्ट करती हैं। ये देखिए, ये इस तरह से फाइन लाइंस। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि फाइन लाइन के लिए बहुत इफेक्टिव है डलनेस के लिए। डलनेस से मुराद ये होती है कि स्किन जो है वो अ, उसके अंदर ब्राइटनेस खत्म हो जाए, जैसे इस पिक्चर में है ये डल। ठीक है, डलनेस, डलनेस से मुराद ये होती है कि स्किन में ब्राइटनेस खत्म हो जाए, जिससे अल्टीमेटली आपका रंग भी डार्क लगता है। ठीक है, ये तस्वीर में देखें, ब्राइट एंड यूथफुल स्किन टोन, और नीचे लिखा हुआ है डल स्किन टोन। डलनेस से कितना ज्यादा फर्क पड़ गया है, शाइन खत्म होने से इतना ज्यादा फर्क पड़ गया है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये केरेटोसिस पाइलेरिस, उसके बाद है जी केरेटोसिस पाइलेरिस और माइल्ड स्कारिंग। केरेटोसिस पाइलेरिस कंडीशन को मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगी। इस तरह की कंडीशन आप लोगों ने अक्सर देखी होगी, आपके लेग्स पे और फोर आर्म्स पे आपको ज्यादा ये नजर आती होगी। और ये माइल्ड स्कारिंग है, ये सवेयर स्कारिंग नहीं है। सवेयर स्कारिंग होती है जो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, इतनी सी स्कारिंग जो तकरीबन काफी लोगों को होती है। और इट इज सुटेबल फॉर एजिंग एंड सन डैमेज स्किन। ठीक है, एजिंग स्किन के लिए भी जैसे कि तस्वीर में दिखाई गई है, और सन डैमेज स्किन के लिए भी। ठीक है, और ये देखें अनइवन स्किन टोन, इसके ऊपर आपको लगेगा कि इस तरह तो नॉर्मल भी नहीं होता, ये कोई इफेक्ट है कैमरा का। ऐसा नहीं है, ये इस तरह की अनइवन स्किन टोन जो है ये नॉर्मली एग्जिस्ट करती है, जिसको लोग अक्सर कैमोफ्लेज करते हैं, मेकअप से कवर करती हैं खवातीन। ठीक है, और ये इतनी सारी इंडिकेशंस हैं इसकी, लेकिन इतनी इंडिकेशंस के साथ साथ इसका इस्तेमाल उतना ही मुश्किल है। ठीक है, इसकी अनअपोज जो है वो जल्दी चली जाती है, इसका रिएक्शन और उसके बाद इसकी हैंडलिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए इस व्हील को इस्तेमाल करते हुए पहले आप थोड़ी कंसंट्रेशन से प्रैक्टिस करें, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा बजाय। क्योंकि ये आपका पेशेंट इतने सारे बेनिफिट्स की वजह से पेशेंट खुद आके कहेगा कि मैंने ग्लाइकोलिक एसिड फील करवानी है, तो आपके क्लिनिक पे होनी चाहिए और आपको ये करनी आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा, यहाँ पे साइंस ऑफ सन डैमेज हमने पीछे पढ़ा था कि सन डैमेज के लिए देखें, सन डैमेज में देखें ये रिंकल्स, ये वाले रिंकल्स, ये देखिए आंखों के कॉर्नर्स पे आपको जब आप हंसते हैं इस तरह से लाइंस पड़ती हैं। हाइपर पिगमेंटेशन, आप में से जिन लोगों के क्लिनिक में डर्मोस्कोप होगी वो इसको करके देख सकते हैं कि अपने जूम इन करके अपने स्किन को, तो उनको इस तरह के स्पॉट्स दिखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलास्टोसिस। इलास्टोसिस का मतलब क्या होता है कि डेड स्किन सेल्स हाइपर पिगमेंटेड होते हैं, और पिगमेंट जो है वो एक्यूमुलेट हुआ हुआ है स्किन के ऊपर। ठीक है, रफ ड्राई स्किन टेक्सचर, जो लोग आपके सामने ज्यादा देर धूप में काम करते हैं, आप उनको देखें तो उनकी स्किन जो होती है वो रफ और ड्राई होती है। ठीक है, स्पाइडर वेन, स्पाइडर वेन जो है हमारे स्किन कलर के ऊपर इतनी ज्यादा नजर नहीं आती, लेकिन होती है, बहुत कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा ये देखें रेडनेस है, और साथ में सैगिंग ऑफ स्किन यानी प्रीमेच्योर एजिंग हुई होती है। तो ये सारे के सारे साइंस सन डैमेज के होते हैं। अब जब हमने ग्लाइकोलिक एसिड फील्ड में पढ़ा कि ये रिवर्स कर देती है साइंस ऑफ सन डैमेज को, तो ये इसका मतलब है कि ये सात प्रॉब्लम जो है ये हमारे हल करेगी। ठीक है, इसीलिए इतनी ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा फ्रैकल्स और सनस्पॉट्स के दरमियान फर्क भी देख लीजिए। फ्रैकल्स आर कॉज्ड बाय इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशन, आपने अंग्रेज लोगों को देखा होगा, उनके ज्यादा फ्रैकल्स होते हैं। ठीक है, डार्क कॉम्प्लेक्शन में भी होते हैं, ये मैंने
इस तरह से अगर आप इस पिक्चर को बड़ा करके जूम इन करके देखें तो आपको इसमें डॉट 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 से दिखते हैं। ये पिगमेंटेड लीजन होते हैं मगर ये रेज नहीं होते। टिपिकली अकर एट a young age, apparent and generally smaller than 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर से छोटा इनका साइज होता है। जो सन स्पॉट होते हैं इस खातून के चेहरे पे आपको कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ठीक है। जो सन स्पॉट्स होते हैं दे आर कॉज्ड बाय यूवी डैमेज ओवर टाइम। वो प्रोलॉन्ग टाइम से, कई डेकेड से जो है आपका यूवी डैमेज हो रहा है, तो फिर टिपिकली अपेयर फास्ट लेटर इन लाइफ। क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर के साथ जो है ये अपेयर होते हैं, तो जाहिर है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर बचपन में तो नहीं होएगा ना। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर 20-30 साल का एक्सपोजर काफी लेट होगा लाइफ में। जनरली रेंज फ्रॉम 0.5 to 2 सेंटीमीटर। ये ओवल शेप में होते हैं, जिस तरह आपको इसकी चीक पे भी नजर आ रहा है, ऐसे ओवल शेप में होते हैं। आप लोग अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के चेहरों पे या हाथों की बैक साइड पे देखेंगे तो आपको नजर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा, इसकी क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है? इतनी इसके बेनिफिट्स हैं तो क्या हम हर एक को कर देते थे तो हर एक तो बिल्कुल ठीक हो जाता, लेकिन कुछ लोग में हम ये नहीं कर सकते। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्टिव डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस, ये देखिए नीचे डेफिनेशन में आए, इसमें कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस होता है, एटोपिक डर्माटाइटिस होता है, सेबोरिक डर्माटाइटिस होता है। ठीक है, एक्टिव डर्माटाइटिस जब फ्लेयर अप हुआ हो डर्माटाइटिस, तब ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जैसे कि कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस क्या बीमारी है? कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस वो बीमारी है कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग हेयर डाई लगाते हैं और उनका चेहरा बिल्कुल ब्लैक होता है और उनकी गर्दन जो होती है वो साफ होती है, हाथ वगैरह नॉर्मल होते हैं। कुछ लोग जो है वो ज्वेलरी पहनने से, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन नहीं पहन सकते, वो कहते हैं हमें इससे एलर्जी है। तो कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस यही बीमारी है कि जिसमें कोई केमिकल जब आपकी स्किन के साथ कांटेक्ट में आता है या कोई फिजिकल सब्सटेंस भी, तो उसके अगेंस्ट स्किन एक रिएक्शन शो करती है। इट इज a red itchy skin rash caused by direct contact with a substance or an allergic reaction to it। ठीक है। इसके अलावा एटोपिक डर्माटाइटिस क्या है? एटोपिक डर्माटाइटिस, एटोपी तो आपको पता है, एटोपी वर्ड का क्या मतलब होता है? एलर्जी। एटोपिक डर्माटाइटिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्जिमा। It usually starts in childhood and often gets milder और गोज अवे बाय अडल्टहुड। ठीक है। एक्जिमा क्या होता है? एक्जिमा जिसको हम नॉर्मली कहते हैं जी ड्राई स्किन कंडीशन है, ड्राई स्किन कंडीशन है, इसमें एक्चुअली स्किन बैरियर जो होता है वो वीक होता है, जिसकी वजह से कोई भी आउटसाइड पार्टिकल वो इन्वेड कर लेता है स्किन को और उसके खिलाफ फिर इम्यून रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब एटोपिक डर्माटाइटिस में भी इसी तरह से है कि एक्जिमा की ये फॉर्म है, बचपन में होता है लेकिन बड़े होते होते ये कम से कम होता चला जाता है। ठीक है। इसके बाद ये जो तीसरी पिक्चर है ये सेबोरिक डर्माटाइटिस की है। सेबोरिक डर्माटाइटिस में वैसे आपकी स्किन जो होती है वो होती है ऑयली, लेकिन उसके ऊपर जो होते हैं फ्लेक्स होते हैं जैसे कि खुश्की के हों। और ये सारा इसमें भी यही रिएक्शन है। ठीक है। अच्छा, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्टिव डर्माटाइटिस एंड रीसेंट रेटिनॉइड यूज। रेटिनॉल का जब यूज हो रहा होता है, रेटिनॉल जो होते हैं वो एक्सफोलिएटिव्स होते हैं, तो उसके ऊपर से फिर ओवर एक्सफोलिएशन हो जाएगी। एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन। एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन के साइंस भी हम देख लेते हैं, ये ऊपर 5 साइंस दिए हुए हैं। इजीली इरिटेटेड बाय स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पेशेंट से पूछते हैं आपकी स्किन सेंसिटिव तो नहीं? वो कहेगा कि जब ज्यादा गर्मी होती है मेरी स्किन एकदम से रेड हो जाती है, या मैं कोई लोशन पाउडर कुछ फेस पे लगाता हूँ तो मेरी स्किन जो है उस पे दाने आ जाते हैं। ठीक है। इट इज ओपन ऑफन एक्सपीरियंसेस इन्फ्लेमेशन एंड ब्रेकआउट्स। इसमें सोजश शुरू हो जाती है चेहरे पे, और इसके साथ साथ एक्नी जो होती है वो हो जाती है, अक्सर होती रहती है। ठीक है। इट इज प्रोन टू रेडनेस, इचिंग एंड ड्राइनेस। इसमें क्या होगा कि चेहरे पे रेडनेस रहती है और खारिश सी रहती है और खुश्की रहती है। नॉर्मल इंसानों की तरह स्किन पे ऑयल नहीं आता, शाइन नहीं रहती है। इट नीड्स रेगुलर इट नीड्स स्पेशल केयर विद जेंटल हाइपोएलर्जिक प्रोडक्ट। अगर स्किन पे कोई चीज सूट करती है तो सिर्फ जेंटल और हाइपोएलर्जिक प्रोडक्ट सूट करती हैं, वरना नहीं करती हैं। एंड इट रिएक्ट्स टू फ्रेग्रेंसेस, डाइज एंड हार्श इंग्रेडिएंट्स।
पेशेंट कहता है मैं अपने सर के ऊपर डाई भी नहीं लगा सकता वरना मेरे चेहरे की स्किन खराब होना शुरू हो जाती है। दूसरा वो कहता है कि कमरे में कोई परफ्यूम भी लगा ले तो मुझे उसी वक्त जो थी मेरे हाई थप्पड़ बनना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा कोई भी हार्श इंग्रेडिएंट लाइक रेटिनॉल तो मैं लगा ही नहीं सकता, या मैं विटामिन सी तो लगा ही नहीं सकता, या मैं पॉलिशर ब्लीच तो लगा नहीं सकता। तो ये जो सब चीजें हैं ये साइंस है किसके, सेंसिटिव स्किन के। ऐसे पेशेंट को भी जो है ग्लाइकोलिक एसिड पील कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आपने देख लिया कि जब कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो, सेपोरिक डर्मेटाइटिस फ्लेयर अप हुआ हो, या फिर एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन हो, तब आपने ग्लाइकोलिक एसिड पील को नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसकी डेप्थ क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है, यानी कि जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी ये उतना ज्यादा डीप जाएगा। देखिए ये सुपरफिशियल है, फिर आप देखें मीडियम पील कहाँ पे जा रही है और डीप पील कहाँ पे जा रही है। डायग्राम पहले देख लेते हैं। सुपरफिशियल पील के नीचे लिखा हुआ है माइल्ड एसिड यूज टू पेनिट्रेट ओनली द आउटर लेयर द स्किन टू जेंटली एक्सफोलिएटेड, यानी कि इतनी थोड़ी क्वांटिटी। अगर आपने घर में ग्लाइकोलिक एसिड स्किन टोनर्स रखे होंगे या आपके दोस्तों ने ऑर्डिनरी वगैरह के मिल जाते हैं, तो उसमें कितना होता है, 10% ग्लाइकोलिक एसिड होता है। वो क्या है, वो सुपरफिशियल पीलिंग करता है। वो सिर्फ आउटर लेयर ऑफ द स्किन से पे जाके काम करता है और उसको जेंटल एक्सफोलिएशन करता है। जो मीडियम डेप्थ पील है ये डॉक्टर्स के क्लिनिक में या डॉक्टर्स ऑफिस में परफॉर्म की जाती है। इसमें एक्सफोलिएंट कॉजेस कंट्रोल डैमेज ऑफ द एपिडर्मिस एंड पार्ट ऑफ द पेपिलरी डर्मिस। पेपिलरी डर्मिस हम किस चीज को कहते हैं, ये आपको पेपिला नजर आ रहे हैं, ये पेपिलरी डर्मिस है। और उसके जो ये डर्मिस है के दो पोर्शन हमने किए। जो अपर पोर्शन था इसको हमने कहा पेपिलरी डर्मिस, और जो लोअर था इसको हमने कहा रेटिकुलर डर्मिस। ठीक है, अगर इसने एपिडर्मिस की जो है बाउंड्री ये बनाई है, तो फिर ये पेपिलरी डर्मिस है और ये रेटिकुलर डर्मिस है। अच्छा जी, आ, यहाँ पे जो डॉक्टर्स के क्लिनिक में परफॉर्म की जाती है 30% तक कह लें, ये मिड डर्मिस तक, पेपिलरी डर्मिस तक चली जाती है, और इनको ये कंट्रोल डैमेज कॉज करती है, अफेक्ट करती है डेड स्किन सेल्स को, और वो फिर एक्सफोलिएट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो डीप पील होती है, देखिए जो उसकी थी ना सुपरफिशियल पील, उसके साथ उसने स्किन एरिया के इस तरह के छोटे मोटे जो खड्डे थे, ये इसने इसको स्किन इरेगुलरिटीज को कवर कर लिया किसने, सुपरफिशियल पील ने। तो आपकी जो स्किन जो थी वो स्मूथ होना शुरू हुई। ये इस पिक्चर में इतने बड़े दिख रहे हैं, तो ये रियल लाइफ में जो बिल्कुल ही छोटे होते हैं उनकी बात हो रही है। इसी तरह से जो मीडियम डेप्थ पील है ये आपके एक्नी स्कार्स को टारगेट करती है। ये आप देखें, ये एक्नी स्कार्स को टारगेट कर रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है डीप पील, ये रिंकल्स के लिए। रिंकल्स हमने पिछले डायग्राम में आपको दिखाया। इट एसिड और फिनॉल इज अप्लाइड टू डीपली पेनिट्रेट इनटू द डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन। ये जो है ये डॉक्टर्स ऑफिस में की तो जाती है, मगर ये डॉक्टर्स में भी सिर्फ प्लास्टिक सर्जन ही परफॉर्म करते हैं डीप पील। ये आपने कभी भी इसको एक्सपेरिमेंट नहीं करना। और ये जो है डर्मिस, डीप डर्मिस तक चली जाती है, और ये वन टाइम यूजेज के लिए होता है, यानी कि इसको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। ये एक दफा में ये अपने रिजल्ट दे देती है। ये आपने परफॉर्म नहीं करना, ये ओटी में परफॉर्म किया जाता है प्रोसीजर। Concentration dependent, 10 to 20% is superficial, 30 to 70% can be medium depth with proper application। ठीक है, 10 से 20% जो है वो होता है सुपरफिशियल पील जो आपने ये देखी, और उसके बाद 30 to 70% जो है वो मीडियम डेप्थ है, और विद प्रॉपर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपको प्रॉपर आनी चाहिए। ठीक है, वो भी हम आगे इसके मेथड में पढ़ते हैं। चलें जी, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा, कोरिलेशन ऑफ डेप्थ टू हीलिंग टाइम। ये देखें कितनी डेप्थ में हम गए और फिर हीलिंग टाइम कितना था। एक सेकेंड, क्वेश्चन है नीचे। स्ट्रेटम कॉर्नियम की एक्सफोलिएशन जो होती है उसमें लगते हैं 2 to 3 डेज, यानी कि हमने अगर सुपरफिशियल पील परफॉर्म किया है 10%, तो 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो हमारा हीलिंग टाइम। अगर हम बेजल लेयर एक्सफोलिएशन करते हैं तो 4 to 6 डेज। पेपिलरी डर्मिस यानी कि मीडियम डेप्थ पील पे जाते हैं तो 7 to 8 डेज। और आईआईडी पील जो मैक्सिमम डेप्थ में है वो उसमें है 10 to 12 डेज। अब आप ये देखें ये तस्वीर, इसमें लाइट एक्सफोलिएशन है। ये ये वाली कहाँ तक होती है हमारी, स्ट्रेटम कॉर्नियम तक, फिर ये उससे डीप, और फिर ये उससे डीप, और फिर ये उससे डीप। ठीक है,
हर एक का हीलिंग टाइम फिर बढ़ता से बढ़ता चला जाता है। एपिडर्मिस टू बेसल लेयर, पेपिलरी डर्मिस और इंटरमीडिएट रेटिकुलर लेयर आईआरडी, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप डीप जाएंगे उतना ज्यादा हीलिंग टाइम का बढ़ता चला जाएगा। अगर आप स्ट्रेटम कॉर्नियम और बेसल लेयर एक्सफोलिएशन कर रहे हैं, यानी कि सुपरफिशियल पील कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर ऑफिस में आप हर 2 हफ्ते बाद भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेपिलरी डर्मिस तक जा रहे हैं, यानी कि मीडियम डेप्थ पील कर रहे हैं, तो वो 3 हफ्ते के बाद रिपीट होगी। और अगर आप इमीडिएट रेटिकुलर डैमेज आईआईडी पील कर रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में परफॉर्म होती है, तो वो वन वन टाइम प्रोसीजर होता है, ठीक है, वो रिपीट नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा जी। अच्छा, ग्लाइकोलिक एसिड पील का मैकेनिज्म एक्शन हम देखते हैं। इसमें ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप इस स्टेप 1 में आए, इस तस्वीर को देखें। ये जो ब्लैक कलर के सेल्स है ना एपिडर्मिस के ऊपर, ये हैं डेड सेल्स ऑन द सरफेस आर स्टक टुगेदर विद प्रोटीन बॉन्ड्स। ये जो ब्लैक सेल्स हैं, ये सिर्फ डायग्राम में ब्लैक नहीं बनाए हुए, ये असल में भी जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो ब्लैक होते हैं। इसीलिए जब आप एक्सफोलिएशन करते हैं केमिकल फिजिकल, तो डेड स्किन सेल्स उतरते हैं, तो आपका चेहरे का कलर जो है वो बेहतर दिखता है। तो ये जो डेड स्किन सेल्स होते हैं ना सरफेस के ऊपर, ये आपस में जुड़े होते हैं किस चीज से, प्रोटीन बॉन्ड्स के साथ, ठीक है। और इनका कलर भी ब्लैक ही होता है, ठीक है। अब आप स्टेप 2 पे आ जाए कि ग्लाइकोलिक एसिड पील हमने अप्लाई की, जो ऊपर येलो कलर की हमने अप्लाई की है, ये है ग्लाइकोलिक एसिड पील, ठीक है। अब आप स्टेप 3 पे आ जाए। द ग्लाइकोलिक एसिड पील डिसॉल्व द प्रोटीन बॉन्ड इन द डेड स्किन, लिफ्ट्स अवे। ग्लाइकोलिक एसिड पील ने इन प्रोटीन बॉन्ड्स को, जिनसे ये ब्लैक कलर के सेल जो डेड स्किन सेल थे आपस में जुड़े हुए थे, इसको उसने तोड़ दिया, ठीक है, डिसॉल्व कर दिया। और ये जो डेड स्किन सेल थे, ये फिर उतर गए, क्योंकि ये आपस में जो स्टेबिलिटी थी जिसकी वजह से चिपके हुए थे यहाँ पे, वो थे ये इनके प्रोटीन बॉन्ड्स। जब वो ही डिसॉल्व हो गए, तो फिर ये यहाँ पे कैसे स्टे करेंगे? फिर ये यहाँ से डिटैच हो गए अपनी सरफेस से और उतर गए, ठीक है। फ्रेश न्यू स्किन सेल्स मेक देयर वे टू द सरफेस एंड प्रोडक्शन ऑफ hyaluronic एसिड एंड कोलेजन इंक्रीजेस। ये जो नीचे से येलो कलर के सेल्स आ रहे हैं, ये फ्रेश है, न्यू है, ब्राइट सेल्स हैं, ठीक है। दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स और शाइनी है और बहुत इफेक्टिव है, अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसीलिए जब आप पीलिंग करते हैं तो आपका कलर फेयर इसीलिए दिखता है कि डेड स्किन सेल्स होते हैं वो उतरते हैं। अब क्योंकि न्यू स्किन सेल्स आए हैं, इन स्किन सेल्स के अंदर कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड के लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ये बहुत ब्राइट है और बहुत एफिशिएंट है। तो इसकी वजह से स्किन जो होती है वो शाइन करती है, प्लम दिखती है, ठीक है। और ये नए सेल्स आपकी सरफेस पे आ जाते हैं। नाउ इट डिसरप्ट द कॉर्नियोसाइट एडिशन। कॉर्नियोसाइट क्या है? स्ट्रेटम कॉर्नियम जो स्किन की सबसे बाहर की लेयर है। एपिडर्मिस की तो सबसे, स्किन की अपनी 3 लेयर्स, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। अब एपिडर्मिस की आगे से 3 लेयर्स हो गई, जिसमें सबसे जो सुपरफिशियल है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ठीक है। तो उसके सेल को हम क्या कहते हैं? कॉर्नियोसाइट्स। कॉर्नियोसाइट्स की एडिशन, यानी कि जिस चीज से वो आपस में जुड़े हुए हैं उसकी डिसरप्शन होगी। अब वो आपस में जुड़ ही नहीं सकते, तो वो डिसरप्ट हो जाएंगे, फैल जाएंगे, उतर जाएंगे। प्रमोट्स डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये जो स्केमस लेयर्स हैं इनका उतर जाना, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स डर्मल मैट्रिक्स रीमॉडलिंग। डर्मल जो मैट्रिक्स था डर्मिस का, वो रीमॉडल हो गया ओवर टाइम। हर दफा कुछ ना कुछ हुआ और ओवर टाइम हर सेशन में ज्यादा हुआ, एक के ऊपर दूसरा जो है वो बिल्ट हुआ। पहले जो कोलेजन लेवल्स बने थे, हाइलुरोनिक एसिड, इलास्टिन, उसके ऊपर और ज्यादा बनते चले गए, और पूरा जो है वो ओवरऑल बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी। ये भी वही पिक्चर है, इसको थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया डिटेल में। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर हमारी लेस देन 10% स्ट्रेंथ हो, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। अगर हमारे पास लेस देन 10% स्ट्रेंथ हो या ऑलमोस्ट 10% हो, जैसे कि टोनर्स मिलते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड सीरम्स मिलते हैं, वो ये करते हैं कि यही जो कॉर्नियो साइट्स के दरमियान प्रोटीन बॉन्ड्स थे, जिसको हम डेस्मोसोम्स कहते हैं, ये रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द स्किन सेल्स। बात वही है जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी थी कि स्किन सेल्स, जो डेड स्किन सेल्स हैं उनके दरमियान में जो एडिशन थी, जिसकी वजह से वो आपस में चिपके हुए थे और डीपर लेयर से चिपके हुए थे,
उसको इसने कर दिया कमजोर। और डिटैचमेंट ऑफ द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द स्किन, और अपर लेयर के जो सेल्स थे वो उतर गए। एक्सफोलिएशन हो गई, स्किन ब्राइट हो गई और स्मूथ हो गई और यूथफुल हो गई। ठीक है, अब देखो, जो लो स्ट्रेंथ हमारे पास होते हैं ना, AHA BHAs, दे आर अवेलेबल एज ओवर द काउंटर कॉस्मेटिक्स, क्लींजर्स, क्रीम, सीरम्स, टोनर्स एंड प्री सोप पैड्स। ये पाकिस्तान में आराम से आपको जो होते हैं, ये क्लींजर्स में मिल जाते हैं, क्रीम्स में मिल जाते हैं, सीरम जरूर मिलते हैं 10% ग्लाइकोलिक एसिड, या टोनर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लो स्ट्रेंथ होती है ये तो आपके सोप में, फेस वॉश में भी डले होते हैं, और ये आपको बाजार से सीरम सोप की फॉर्म में मिल जाते हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉर्नियल डेस्मोसोम्स को जाके इफेक्ट करना है, और डेड स्किन सेल जो होती है वो उतरती रहती है, और आपकी जो स्किन है वो ब्राइट होती है, स्मूथ होती है, यूथफुल होती है। कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमने ये सीरम लगाया तो हमारी स्किन एकदम से चमक गई, बड़ी अच्छी हो गई, लेकिन 2-3 दिन बाद वो बिल्कुल काली हो गई। इसलिए क्योंकि न्यू स्किन सेल जो होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, इतना क्रिटिकल नहीं होता कि वो रेजिस्टेंट हो UVA रेज को। तो आप सनब्लॉक जब नहीं लगाते हैं तो न्यू स्किन सेल जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है, बल्कि UV रेडिएशन से, तो वो बिल्कुल डार्क हो जाते हैं। ठीक है, तो सनब्लॉक इज अ मस्ट। कुछ लोग कहते हैं क्यों हमने अब ये करवाया, अब हम सनब्लॉक क्यों लगाए? तो वो जो लोग ये कहते हैं उनसे कि फिर आप अपने रिजल्ट्स के खुद जिम्मेदार है। ठीक है, अब हम देखते हैं हाई स्ट्रेंथ। ये देखें, अब मैं इस डायग्राम पे हूँ। नाउ ग्लाइकोलिक एसिड वर्क्स फ्रॉम इनसाइड आउट। इनसाइड आउट का क्या मतलब होता है? ग्लाइकोलिक एसिड ने यही जो हमने बॉन्ड्स पढ़े थे, जो स्किन सेल्स के दरमियान बॉन्ड्स थे, इनको डिसॉल्व करते 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 ग्लाइकोलिक एसिड के अपने मॉलिक्यूल नीचे से नीचे से नीचे से नीचे चले जाना होता है। ठीक है, अच्छा, जहां तक ग्लाइकोलिक एसिड की स्ट्रेंथ है, जैसे आप जितनी स्ट्रेंथ परसेंटेज जो यूज कर रहे हो, जब वो वहां तक पहुंच गया, वहां जाके उसकी एक्टिविटी हॉल्ट हो गई, उसके ऊपर जितने भी स्किन सेल्स थे उनके बॉन्ड्स उसने तोड़ दिए थे, जिसकी वजह से वो स्किन सेल्स स्लाव ऑफ हो जाते हैं। इसीलिए ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में कहा जाता है एसिड वर्क्स फ्रॉम आउटसाइड इन, और एसिड बाहर से अंदर की तरफ काम करता है। स्लाइडली प्रोट्रूडिंग द स्किन फ्लेक्स रिजल्ट्स इन अ रफ स्किन टेक्सचर। ठीक है, अच्छा जी, ये जो नॉर्मल हमारे स्किन फ्लेक्स होते हैं, जो कि तकरीबन सब लोगों में होते हैं, जिसकी वजह से रफ जो होता है स्किन टेक्सचर बना होता है, और जब ग्लाइकोलिक एसिड पे हम काम करते हैं या सैलिसिलिक एसिड पे काम करते हैं तो ये स्मूथ आउट हो जाता है, इवन आउट हो जाता है। नेक्स्ट पिक्चर में आए, मैं इस पे हूँ। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है कि स्लाउट स्किन स्केल्स रिजल्ट इन अ रिफाइंड स्किन टेक्सचर। अब जो डेड स्किन सेल्स उतर गए, स्लाव ऑफ हो गए, अब हमारा स्किन का टेक्सचर स्मूथ हो गया। लॉन्ग टर्म स्टिमुलेटेड कोलेजन प्रोडक्शन थ्रू पीलिंग ट्रीटमेंट। लॉन्ग टर्म स्टिमुलेटेड कोलेजन प्रोडक्शन ऐसे होती है कि जब ऊपर से ये डेड स्किन सेल जो थे वो सारे उतर गए, तो नीचे से नए स्किन सेल्स ऊपर आए। ठीक है, जो नए स्किन सेल्स होते हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं? इधर बेसल लेयर से बन रहे हैं, तो न्यू स्किन सेल्स जो थे वो बनना शुरू हो गए, जो कि फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि बहुत एफिशिएंट है, और जिसकी वजह से ज्यादा कोलेजन, इलास्टिन, हाइलुरोनिक एसिड, फाइब्रोनेक्टिन, ये सब चीजें भी साथ ज्यादा बनी। तो आप ये देखेंगे सिर्फ ये बाहर का, इन पीलिंग से सिर्फ ये आपका बाहर का ये टेक्सचर चेंज नहीं हुआ, ये आप डीपर लेयर्स में जाके देखें तो यहाँ पर नए सेल्स बनना शुरू हो गए, सेलुलर टर्नओवर इंक्रीज हो गया, कोलेजन, इलास्टिन, हाइलुरोनिक एसिड लेवल ज्यादा बनना शुरू हो गई। ये फाइबर्स है, ये इधर फाइबर्स पड़े हैं, न्यू कोलेजन फाइबर्स, न्यू इलास्टिन फाइबर्स, न्यू हाइलुरोनिक एसिड फाइबर्स। ठीक है, ये सारा काम इंक्रीज हो गया। उसके बाद आ जाते हैं सैलिसाइलिक एसिड के ऊपर। फॉलिकुलर केराटोलिटिक प्लग, एंटी इंफ्लेमेटरी है, बेनिफिशियल फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। सैलिसाइलिक एसिड आपको पता है कि ये वाइड एसिड था जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी भी था, और ये केराटोलिटिक होता है, ये डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। ये लाइपोफिलिक होता है, लिपिड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने का बहुत एक्सपर्ट है, जिसकी वजह से जो केराटिन प्लग्स होते हैं जो हमारे ओपन पोर्स के अंदर, या हमारे हेयर फॉलिकल के साथ जो सेबेशियस ग्लैंड है उसके अंदर जो डेड स्किन सेल्स गिर रहे होते हैं, जो ऑयल होता है, उसको ये अपने अंदर डिसॉल्व करके उनको क्लीन कर देता है। इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। ठीक है, डर्मिस पे आ जाते हैं हम। जो डर्मिस है, ये देखें, ये डर्मिस की तस्वीर देखें। अच्छा,
इन ऑफिस केमिकल पील्स, ये डॉक्टर्स ऑफिस की बात हो रही है, जो 20% और उससे ज्यादा के स्ट्रेंथ की जो हम ग्लाइकोलिक एसिड पीलिंग करते हैं, ये डॉक्टर्स खुद करते हैं। एक्सफोलिएशन होगी, इंक्रीज होगी ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन, कोलेजन के लेवल, इंक्रीज थिकनेस ऑफ डर्मिस, इम्प्रूव्स पिगमेंटेशन। ठीक है, थिकनेस ऑफ डर्मिस जो थी वो ओवर टाइम इंक्रीज करती जाती है हर सेशन के साथ। क्यों इंक्रीज करी थी, हमने पढ़ा था फाइबर्स जो थे वो ज्यादा होके, कौन से फाइबर्स, कोलेजन, इलास्टिन। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि फोटो एजिंग रिड्यूसेस फाइन लाइन एंड पिगमेंटेशन। फोटो एजिंग के अंदर आते हैं दो चीजें, फाइन लाइन और पिगमेंटेशन। फोटो एजिंग को इसने रिवर्स कर दिया, यानी कि जो पिगमेंटेशन हुई थी उसको रिवर्स कर दिया, और फाइन लाइंस को इसने कम कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो इन लॉन्ग टर्म ग्लाइकोलिक एसिड जो पील है ये आपकी फोटो एजिंग को टारगेट करती है, उसको भी रिवर्स करवा देती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, ग्लाइकोलिक एसिड पील में पेशेंट सिलेक्शन और असेसमेंट के लिए सबसे पहले इट इज बेस्ट फॉर फिट्सपैट्रिक 1 to 3 स्किन। Pre-treatment priming advised in darker skin tones. Assess for sensitivity history. अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सेंसिटिव, एक्सट्रीम सेंसिटिव स्किन टोन में तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसलिए सेंसिटिविटी की आप हिस्ट्री ले लें। दो चार सवाल जो है इम्पोर्टेंट वो आपने जरूर करने हैं। और फिर आप देखें कि प्री ट्रीटमेंट प्राइमिंग इज एडवाइस इन डार्कर स्किन टोन। जो हमारे एशिया की, हमारे पाकिस्तान की स्किन टोन है वो डार्कर ही होती हैं, तो उसमें आपने प्राइमिंग जरूर करनी है। 1 to 3 तो यहाँ पे एग्जिस्ट इतनी करती नहीं है, सिर्फ केपीके वाली साइड पे आपको शायद 3 मिल जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आप ये देखें, ये वो सीरम है ऑर्डिनरी का जिसकी मैं बार बार बात करी थी। ये काफी मेरे पेशेंट्स जो है वो हमें दिखाते हैं कि उन्होंने अपने घर में रखा हुआ है। ये देखिए, इसमें सिर्फ 7% ग्लाइकोलिक एसिड रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद होता है 2 पैच टेस्ट। Before using glycolic acid products on your face, perform a patch test on a small area of the skin to check for any adverse reactions or sensitivity. पैच टेस्ट किसी भी प्रोडक्ट का जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो फेस पे केमिकल पील करने से पहले बैक ऑफ द हैंड पे, आर्म पे, बैक ऑफ द नेक पे, बैक ऑफ द ईयर पे पैच टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अगर वहां पे जो है खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ हो तो फिर हम फेस पे परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, डू नॉट अप्लाई टू सेंसिटिव एरियाज, अवॉइड अप्लाइंग टू ग्लाइकोलिक एसिड प्रोडक्ट्स टू सेंसिटिव एरियाज ऑफ स्किन सच एज डेलिकेट आई एरिया और म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन्स क्या है हमारे, यानी कि इन साइड ऑफ द माउथ और इनर साइड ऑफ द आईज। और कौन सी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, नोज के अंदर। ठीक है, या फीमेल जैसे फुल बॉडी करवाती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उनके जो है वजाइना के अंदर आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स में आपने इनको नहीं लगाना। और आय आय के साथ पेशेंट को पहले ही बता दें कि अपनी आंखें जोर की बंद रखो, क्योंकि आपने अपर लोअर आईलिड को करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है, क्योंकि आपको डार्क जो सर्कल्स हैं उनको भी तो देखना है। ठीक है, तो पेशेंट को आप ये बात पहले ही बता दें कि अपनी आंखें जो है वो जोर से बंद रखें। अच्छा, do start with lower concentration. Do start with a lower concentration. If you are new to glycolic acid, begin with a lower concentration to allow your skin to adjust. पेशेंट को भी ये फायदा है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से उसकी स्किन एडजस्ट होगी, और डॉक्टर को ये फायदा है कि उसको ग्लाइकोलिक एसिड को हैंडल करना आ जाए, क्योंकि ये काफी स्टिकी होता है। जस्ट लाइक शुगर केन डेरिवेटिव है ना, ये तो ऐसे, ये बहुत स्टिकी होता है। फिर इसको उतारना जो होता है स्किन से बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। यहाँ पे हम एक तस्वीर देख लेते हैं जिसमें उसने हमें ये बताया था कि जो प्राइमिंग होती है 1 to 3 के अंदर तो ये सेफ है, लेकिन 4 5 में जो है आगे, इसमें हमें प्राइमिंग चाहिए। प्राइमिंग जो होती है वो करना हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। प्राइमिंग क्या है, प्राइमिंग बिफोर अ ग्लाइकोलिक एसिड पील इज अ क्रूशियल स्टेप टू इंश्योर ऑप्टिमल रिजल्ट्स एंड मिनिमाइज पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। और सबसे ज्यादा ऑप्टिमल रिजल्ट क्या है, ऑप्टिमल रिजल्ट ये है कि हमारी स्किन ब्राइट हो, उसके अंदर टेक्सचर स्मूथ हो, रिंकल्स कम हो, फोटो एजिंग कम हो। और कॉम्प्लिकेशंस क्या थी जिनको हमने बचाना था, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन मेन है। ठीक है, और to minimize it involves two-phase approach. एक होता है प्री ट्रीटमेंट, दिस फेज स्टार्ट्स एटलीस्ट 2 to 4 weeks बिफोर द पील। ठीक है, अब आपने जो पेशेंट है, जो डार्क स्किन का पेशेंट है, जो कलर्ड स्किन का पेशेंट है, उससे आपने क्या करना है कि आपने पील से 2 से 4 हफ्ते पहले आपने उसको प्री ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देना है। इसके अंदर हम करते क्या है कि टॉपिकल एजेंट्स लाइक रेटिनॉइन और हाइड्रोक्विनोन जो होते हैं उनको हम
स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है, टेरेटिनॉल या हाइड्रोक्विनोन। टेरेटिनॉन की परसेंटेजेस 0.25% से स्टार्ट होती है और हाइड्रोक्विनोन 2% होती है, या 3 होती है, या 4 होती है। इससे होता ये है कि द थिन सीटम कॉर्नियम अलाउइंग द ग्लाइकोलिक एसिड पील टू पेनिट्रेट मोर इफेक्टिवली एंड इवनली। ये तरह सीटम कॉर्नियम को बारीक करती हैं, डेड स्किन सेल्स ऊपर से उतारती हैं, जिसकी वजह से जब हमारे पास पेशेंट 2-3 हफ्ते बाद पील के लिए आता है, तो उसकी जो लेयर्स होती हैं वो इतनी इनफ होती हैं कि पील बहुत इफेक्टिवली काम करे। इतनी ज्यादा रेड स्किन सेल्स ऊपर नहीं लगी होती हैं कि पील उन्हीं को काम उन पे काम करती ही रह जाए। ठीक है, इट पोटेंशियली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल्स विद डार्कर स्किन टाइप्स। 4, 5, 6 की जो स्किन टाइप्स हैं उसमें पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन के रिस्क को भी ये प्री ट्रीटमेंट जो है प्रिवेंट करेगा। It will predominantly reduce the risk of, particularly in individual, reduce the risk of PIH, particularly in individual with darker skin types, ठीक है। Accelerate healing after the peel by promoting cellular turnover। आपको पता है जो टेरेटिनोइड्स हैं और इनका और हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन का तो नहीं एग्जैक्टली, टेरेटिनोइड्स का काम ही क्या है, सेलुलर टर्नओवर इंक्रीज करवा देना। अब पीलिंग जब हुई है उसके बाद सेलुलर टर्नओवर जो है इंक्रीज पहले से हुआ हो, तो फटाफट न्यू स्किन सेल्स ऊपर आते हैं, ठीक है, और पीलिंग का जो है हमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। इसीलिए इस प्राइमिंग से हमें साइड इफेक्ट्स को भी हम जो है वो साइड पे कर देंगे और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे लेके आएंगे। ठीक है, प्रिपरेशन जो होती है, दिस फेज अकर जस्ट बिफोर द पील, इन्वॉल्व्स क्लीनिंग एंड डीग्रीजिंग द स्किन टू फर्दर एनहांस द प्रिपरेशन ऑफ द ग्लाइकोलिक एसिड पील पेनिट्रेशन। डीग्रीजिंग के अंदर आपने करना क्या होता है, अल्कोहल स्वैब से चेहरे को अच्छी तरह साफ करें, चेहरे से सारे ऑयल उतर जाए और पील की जो एब्जॉर्प्शन है वो और ज्यादा होती चली जाए स्किन में। ठीक है, तो ये थे हमारा इसका पेशेंट सिलेक्शन। आपको समझ आया कि गोरे लोगों के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, हमने प्री ट्रीटमेंट करना है किस चीज से, आइसोटेरेटिनॉइन से और किस से, हाइड्रोक्विनोन से। और आफ्टर केयर जो है वो सनब्लॉक की होती है, ठीक है, और मॉइस्चराइजर कह सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, प्राइमिंग के बेनिफिट्स और ज्यादा आ गए। इनहेंस पील पेनिट्रेशन, priming ensures that glycolic acid peel reaches a deeper layer of the skin where it can effectively address concerns like acne, hyperpigmentation and signs of aging। डीपे लेयर्स पे जाएगी तो ये होता है ना कि डर्मिस के अंदर सारे कोलेजन, इलास्टिन, हाइलुरोनिक एसिड जो है उसको बूस्ट करेगी, न्यू सेल्स को बूस्ट करेगी, ठीक है। और वो डीपी लेयर्स तक कब जाएगी, जब स्किन के ऊपर से डेड स्किन लेयर्स उतरी होंगी तभी वो डीपी लेयर्स तक पेनिट्रेट कर पाएगी ना। और वो डेड स्किन लेयर्स कब उतारेंगे, जब हमने पहले से स्किन का सेलुलर टर्नओवर इंक्रीज किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि रिड्यूस रिस्क ऑफ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, पीआईएच इज अ कॉमन साइड इफेक्ट of the chemical peel, especially in individuals with darker skin types. Priming can significantly reduce the likelihood of PIH by minimizing inflammation and promoting faster healing। जब सेलर टर्नओवर इंक्रीज हुआ हुआ है तो अगर खुदा ना खास्ता आपसे बहुत ही ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में पी लग गई है और अब आप क्या करें, बर्न तो हो गया है, तो अगर आपने प्राइमिंग स्टार्ट की होती तो पेशेंट भी परेशान ना होता, आप भी ना होते। क्यों? क्योंकि प्राइमिंग क्या करती है कि नीचे से नए स्किन सेल्स लाने की जो एबिलिटी है उसको बहुत फास्ट कर देती है। तो अगर कोई सुपरफिशियल बर्न हो भी गया है तो वो डेड स्किन सेल्स जो होते हैं वो उतरते से उतरते चले जाते हैं और नीचे से न्यू स्किन सेल्स फटाफट रिप्लेस करते चले जाते हैं। तो बहुत ही फास्ट हीलिंग होगी उस रीजन की। ठीक है, उसके बाद हो गया फास्टर हीलिंग। प्राइमिंग कैन accelerate the healing process after the peel, leading to short downtime and a quieter return to normal skin function, quicker return। ठीक है, ये बात आप लोगों को काफी दफा मैंने रिपीट की, आप लोगों को समझ आ चुकी है कि जब जो है नए से नए सेल्स बनते चले जा रहे हैं पहले से ही स्किन के अंदर, अब ऊपर से हमने डेड स्किन सेल्स उतारे तो नीचे से नए फटाफट ऊपर आ गए, तो इसका डाउन टाइम भी कम हो गया और बड़ी फास्ट हीलिंग हो गई। ओवरऑल रिजल्ट्स इंप्रूव होना बाय एनहांसिंग द पील पेनिट्रेशन, रिड्यूसिंग द पीआईएच रिस्क एंड स्पीडिंग अप हीलिंग। द प्राइमिंग contributes to better overall results and a more satisfactory outcome in the पेशेंट। ठीक है, इससे ओवरऑल रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। जब पेशेंट को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो सेटिस्फाइड भी रहता है। और जब पेशेंट को प्राइमिंग एक्सप्लेन किया जाता है, वो इंटरनेट पे जाके सर्च करता है, तो उसको डॉक्टर पे ज्यादा यकीन आता है कि ये डॉक्टर जो है वो सही बात कह रहा था।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये यूजिंग एसपीएफ डिसकंटिन्यू रेटिनॉइड 5 days बिफोर द प्रोसीजर। देखिए, एसपीएफ तो कहने की भी जरूरत नहीं है, हर पेशेंट को बताते हैं कि जैसे सुबह उठ के मुंह धोना, दांत साफ करना आपकी जिंदगी का हिस्सा है, सनब्लॉक लगाना आपकी जिंदगी का हिस्सा है, चाहे आपकी कोरियन ग्लास स्किन भी हो जाए। तो इसमें तो कोई समझने कहने की बात ही नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि जो रेटिनॉइड्स आपने शुरू कराए थे, उनको आपने पील से 5 दिन पहले छुड़वा देना है। जैसे अगर पेशेंट की अपॉइंटमेंट है मंडे की, तो मंडे से 5 दिन पहले वेंसडे थर्सडे को आप रेटिनॉइड्स जो है वो छुड़वा देंगे। ठीक है, और स्टार्ट हाइड्रोजन 1 और ग्लाइकोलिक क्रीम्स फॉर हाइड्रोक्विनोन और ग्लाइकोलिक क्रीम्स फॉर 2 to 4 weeks इफ ट्रीटिंग पिगमेंट। अगर मसला जो है पिगमेंटेशन का है, तो सिर्फ ग्लाइकोलिक एसिड पील अलोन इफेक्ट नहीं करेगी। उसके लिए आपको साथ में ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स भी देनी पड़ेंगी और हाइड्रोक्विनोन क्रीम्स भी देनी पड़ेंगी। और 2 से 4 हफ्ते के लिए लगातार जो है आपको देनी पड़ेंगी। फिर ये जो स्टबर्न पिगमेंटेशन होती है, वो तब जो है वो ठीक होती है। ठीक है, अब है इसके अंदर बिफोर द पील। हम ये प्री ट्रीटमेंट पढ़े हैं सारा, बिफोर पील हमने क्या करना होता है। सबसे पहले तो आपकी आ गई ना कंसल्टेशन, डिस्कस स्किन। अब कंसल्टेशन में हमने आप लोगों को एज ए डॉक्टर जो बातें हमने विषय पढ़ी हैं सारी, वो सारी ही आपने रिपीट करनी है ना। आपने उससे उसका सेंसिटिविटी का पूछना है, डर्माटाइटिस को देख लेना है और फ्लेयर अप के बारे में पूछ लेना है। इसके अलावा आपने उससे उसकी हिस्ट्री ले ली, किस चीज की आपने हिस्ट्री ली, ग्लाइकोलिक एसिड पील के अंदर पता क्या जरूरी है कि जो स्किन है उसकी टाइप चेक करें। अगर ऑयली स्किन है तो ग्लाइकोलिक एसिड पील इंडिकेटेड ही इंडिकेटेड है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपने हिस्ट्री ले ली पेशेंट की, और एंड एनी पोटेंशियल रिस्क्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस विद द डर्मेटोलॉजिस्ट। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपको पता है जिसमें आपने परफॉर्म नहीं करनी। हाइड्रेट योर स्किन, कीप योर स्किन हाइड्रेटेड बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एंड यूजिंग अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम। सिर्फ पानी पीने से हाइड्रेशन नहीं होती, स्किन के ऊपर कोई बैरियर भी हो जो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को रोक दे। ठीक है,